नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नेपाल की त्रासदी ने पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है इस बात के लिए कि प्रकृति से एक स्तर के आगे या एक सीमा के आगे अगर छेड़छाड़ किया जाएगा तो उसके प्रकोप को कोई संभाल भी नहीं पाएगा। और उसमें अगर प्रकोप की स्थिति बनी तो घंटे और दिन नहीं बल्कि चंद मिनटों में पूरी की पूरी एक स्थापित व्यवस्था ही ध्वस्त हो सकती है। भोटे कोसी नदी के जरिए जो बाढ़ का पानी वहाँ नेपाल के जिले को तबाह किया, उसके बाद उसका असर भारत तक पड़ा। लेकिन भारत में जो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि बिहार के वो एरिया जो गंडक के इर्द गिर्द हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। हाई अलर्ट पर बिहार की सरकार और भारत की सरकार थी। और अब हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं कि जिस तरह की स्थिति बनी है उसके बाद बिहार में गंडक नदी में आया कोई भी उफान कहर नहीं बरपा सकता, क्योंकि ये पूरी तरीके से नियंत्रण में आ चुका है। गंडक नदी के इर्द गिर्द और उसके आसपास लोगों को सचेत किया गया है तथा हर बैराज को खोल दिया गया है, जिससे बाढ़ का पानी आते ही एक फ्लो के साथ वो बैराज के जरिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन बाढ़ की विभीषिका जैसे हालात हैं, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है, दुरुस्त है और वो पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाने की हर तैयारी पर है। एनडीआरएफ भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से हर स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। सवाल ये है कि भारत उतना इससे परेशान नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरीके से प्रभावित नेपाल को हर संभव प्रयास करते हुए हर संभव मदद भी पहुंचाई और वहां पर आवश्यक दवाइयों और अन्य सामानों की जो ज़रूरत हो सकती है उसको भारतीय वायुसेना के विशेष विमान ग्लोब मास्टर के जरिए पहुंचा भी दिया गया। सवाल यह है कि इस बीच में जिस पर सबसे पहले मैंने ये सवाल उठाया था कि ये चीन की कारस्तानी है, इस पर नेपाल में वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स और विशेषज्ञों में ये आशंका विशेषज्ञों की तरफ से ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि नेपाल ने गाहे बगाहे या जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ उसे होने दिया, क्योंकि एक एग्रीमेंट जो 2025 का बताया जा रहा है उसके मुताबिक नेपाल, भारत और चीन इस बात पर सहमत थे कि हिमालयी क्षेत्र में आने वाली कोई भी इस तरह की विभीषिका के बारे में हर पक्ष एक दूसरे को जानकारी देगा। लेकिन नेपाल की सरकार इस पर कोई वक्तव्य नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से वहां पे कुछ पत्रकार एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं और कुछ इंटेलेक्चुअल्स और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो एक ट्रेंड भी कर रहा है, जिस पर मैंने पहले चर्चा की थी और अब वो आम तौर पर हर जगह चर्चा हो रही है कि नेपाल को यूं ही बर्बाद होने के लिए चीन ने छोड़ दिया। और चीन की कारस्तानी ये थी कि उसको सूचना मिली थी, उसने जानकारी को आगे फॉरवर्ड नहीं किया और भारत को तो वो जानकारी मिली ही नहीं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ नेपाल को ही परेशान करना चाहता था चीन? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेपाल के जरिए भारत के भी कुछ राज्य, विशेष तौर पर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभावित हो जाएं और भारत में भी एक अफरा तफरी की स्थिति बने, वहां पर भी एक आपात स्थिति बने, शायद सूचना न दे करके या अपनी कारस्तानियों के जरिए, जो कि उसने तिब्बत के कुछ इलाकों में किया है जहां से वो ग्लेशियर पिघलने के बाद नदी के फटने से, नदी के रास्ते बदल देने से, उस ग्लेशियर के रास्ते बदल देने से जो इकट्ठा पानी था वो आगे गया और इस तरीके से भोटेकोशी नदी पूरी तरीके से आगे बढ़ी, उफान पर आई और पूरी तरीके से रसवा जिला वहां पर प्रभावित हुआ। एक पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वहां पर नामो निशान ही नहीं है मकानों का और एस्टेब्लिशमेंट का। मतलब उसको फिर से स्थापित करने में, लोगों को पुनर्वासित करने में बहुत समय लगेगा। ये सब बातें इसलिए क्योंकि प्राकृतिक आपदा किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर जानबूझ करके उस आपदा की स्थिति को पैदा होने दिया जाए तो ये किसी भी एग्रीमेंट का उल्लंघन है और इसके लिए चीन पर
वैसे तो सीधा सवाल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर कोई बात की जा रही है तो चीन को यह समझना चाहिए कि वो अपनी मनमानी तौर पर मक्कारी भरे अंदाज में इस तरीके से किसी देश को परेशान और मुश्किलों में नहीं डाल सकता। सवाल यह है कि क्या नेपाल ने इससे सबक लिया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने एक बयान दिया है और इस बयान में उन्होंने जो कुछ कहा है उसके मायने और मतलब आप समझिए और उस पर अपनी राय जाहिर करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के उस पर कमेंट भी कीजिए। शिशिर खनाल से एक मामले में यह सवाल किया गया कि भारत और चीन को एक साथ कैसे साध सकता है नेपाल, या क्या जैसा कि भारत में भी एक आम धारणा बन चुकी है कि चीन की सरकार के सामने नेपाल झुक गया है। परिस्थितियां बदल गई, सरकार बदल गया, वहां पर जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नया प्रधानमंत्री भी मिला और उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल जो नवयुवकों से भरे पड़े हैं और जिनके नेपाल को आगे ले जाने के अपने अपने सपने हैं, अपने अपने दावे हैं। हालांकि उस दावे को हकीकत में तब्दील करने के लिए भी बहुत समय लगेगा, लेकिन इसके बाद भी शिशिर खनाल एक विदेश मंत्री के तौर पर जो बयान देते हैं उसके मायने और मतलब समझिए। बयान उन्होंने ये दिया कि भारत और नेपाल, चीन, इन तीनों के संबंध बराबरी के स्तर पर हैं। नेपाल विदेश नीति के मुताबिक कूटनीतिक संबंध जिस तरीके से होने चाहिए दोनों को एक नजरिए से देखता है। मानना भी चाहिए, क्योंकि विदेश नीति का यही सिद्धांत है कि हम कूटनीतिक तौर पर किसी को बराबर का महत्व दें, क्योंकि उसमें भावनाएं कम होती हैं, उसमें अपने हित होते हैं, स्वार्थ नहीं। हित और स्वार्थ में बहुत अंतर है। इसलिए भारत अगर नेपाल का सहयोगी है और इस विषम परिस्थिति में भी सबसे पहले भारत ही किसी भी तरीके की सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हुआ, इस बात को नेपाल मान तो रहा है, लेकिन चीन को भी बराबरी का दर्जा देता रहा है। देना भी चाहिए, हमें इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए या इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इसके आगे शिशिर खनाल ने एक बात कही जिसके मायने और मतलब बहुत बड़े हैं। उन्होंने कहा कि माँ और बाप, मतलब पिता और माता, दोनों किसी भी संतान के लिए जिस इमोशनल स्तर पर या सांसारिक स्तर पर जिस तरह से उनकी मान्यता होती है, उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। सवाल यह है कि नेपाल ने चीन और भारत को किसे मां माना और किसे पिता माना, यह सवाल समझिए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के साथ नेपाल का रिश्ता वैसे है जैसे पिता और माता। जो बयान दिया उसका यही मतलब है ना। तो इसमें नेपाल का जो दृष्टिकोण है वो किस देश को पिता मान रहा है और किसको माता मान रहा है, ये भी तो समझाना होगा। और अगर दोनों दृष्टिकोण बराबर के हैं तो फिर भारत में तो ये सवाल उठता है कि भारत न तो पिता बनने को तैयार है और न माता बनने को तैयार है। भारत एक बेहतर पड़ोसी के तौर पर जो उसके विदेश नीति के स्थापित सिद्धांत हैं और अपने पड़ोसियों के प्रति भारत को बराबरी का संबंध रखना है, और इस साउथ एशिया रीजन में भारत अपने भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से जो उसने प्रगति की है, उस प्रगति में अपने सभी सहयोगियों और अपने पड़ोसियों को जोड़ना चाहता है। हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारे कोई न तो इस तरह से स्थापित रिश्ते हैं और अभी सब कुछ सस्पेंशन की स्थिति में है, क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति ही है 1947 के बाद से कि 1000 कट्स दे करके भारत को वो तोड़े। इसमें वो सफल नहीं हो पाया। हालांकि वो ही कितना एकजुट है और किस स्तर पर विखंडित होने की स्थिति में है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत अपने अन्य पड़ोसियों के साथ बराबरी का व्यवहार करता है। इसलिए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल का यह बयान कि वो माता और पिता के नजरिए से जिस तरीके से कोई संतान या कोई व्यक्ति किसी को देखता है, उसके साथ बराबरी का व्यवहार करने और कराने की अपेक्षा करता है, माता पिता या संतान का जो संबंध होता है। लेकिन भारत न तो माता बन सकता है और न पिता बन सकता है, क्योंकि पिता और माता का जो अन्योन्याश्रय का संबंध होता है, मतलब एक दूसरे के प्रति जो भाव होते हैं एक प्राणी के रूप में, भारत उसको स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि पिता अगर चीन है तो भारत माता बनने को तैयार नहीं। 140 करोड़ आवाम की सोच है, और अगर भारत पिता है तो वो चीन को माता मानने को तैयार नहीं है।
शिशिर खनाल का दृष्टिकोण नेपाल का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन इसके मायने और मतलब बहुत बड़े हैं। और वो ये कि नेपाल ये जानते हुए कि किस तरीके से उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, और जैसा कि अभी बाढ़ की जो विभीषिका आई वो चीन की कारस्तानी है, किस तरीके से उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर चीन ने आधिपत्य किया, वहां पर गांव के गांव बसाए और चीनियों को बिल्कुल सीमा पर, नेपाल के सीमा के अंदर बसाया। भारत ने तो ऐसा नहीं किया। भारत के साथ सिर्फ 3 स्थानों पर नेपाल के साथ जो कुछ भी मुद्दे हैं उसको भारत बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है, और वो मुद्दे हैं लिपुलेख, लिम्पियाधुरा का वो क्षेत्र जो उत्तराखंड से लगता हुआ है, और उस पर बातचीत के जरिए भारत इस सारे मामले को सुलझाना चाहता है। लेकिन चीन जिस तरीके से नेपाल में अधिग्रहण की स्थिति या नेपाल को चीन के सस्ते सामानों का एक डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहता है, और इसके बाद भी वहां पर जो नई सरकार आई है उसके विदेश मंत्री का यह बयान कि वो भारत और चीन को एक नजरिए से देखता है, ये उनके लिए सही हो सकता है, लेकिन भारत को नेपाल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में अगर कोई एक फर्दर रणनीति को आगे बढ़ाना है तो इस तरह के बयान को बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से हम हमेशा तत्पर रहते हैं अपने पड़ोसियों और दुनिया के अन्य तमाम देशों में जहां डिजास्टर की कंडीशंस होते हैं, यहां तक कि तुर्की जैसे देश के साथ भी हमने कैसा व्यवहार किया जब वहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, लेकिन वही तुर्की भारत को विखंडित करने के लिए पाकिस्तान की हर रणनीति में साथ रहता है। ऐसे में हम व्यवहारिक तौर पर अपने सैद्धांतिक पक्ष की मुश्किल के दौर में हम किसी की सहायता करें, इस पर बहुत गहनता से विचार करें, क्योंकि अगर हम सहायता करने जा रहे हैं तो हमारी भी एक नैतिक शर्त होनी चाहिए, और नैतिक शर्त का एक बड़ा अर्थ होता है जो हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति चाइना की कारस्तानी के जरिए नेपाल में बनी और उससे भारत को प्रभावित करने की एक उसके षड्यंत्र की वो आती है जिस पर हमने पहले ही चर्चा की है, और ऐसे में नेपाल का विदेश मंत्री, और वो भी एक नई सरकार का विदेश मंत्री, अगर यही दृष्टिकोण रखता है तो नहीं लगता है कि जो पुरानी सरकारें भारत विरोध पर चीन को साध रही थी और नेपाल को पूरी तरीके से बदलने का ख्वाब देख रही थी जो सफल नहीं हुई, इस सरकार जो कि वर्तमान में एक नवयुवक प्रधानमंत्री चला रहा है, बालन शाह की मैं बात कर रहा हूं, अगर उनका विदेश मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है जो उनके नजरिए से अच्छा हो सकता है, विदेश नीति के सिद्धांतों के हिसाब से अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत ही गहन दृष्टिकोण से देखें तो नेपाल के विदेश मंत्री का यह बयान भारत को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। बहरहाल संकट की इस घड़ी में हम नेपाल के साथ खड़े हैं, और साथ ही नेपाल के जरिए जो हमारे ऊपर संकट आने वाला है उस आसन्न संकट से निपटने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए पूरी तैयारी में हैं, और लगभग इस प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी जिस स्तर पर हमने की है उसका रिजल्ट भी सामने मिल रहा है। लेकिन इस तरह के बयानों के संदर्भ में विदेश नीति के नीति निर्धारकों को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।